वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकार्ड। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पहले ही सेल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है और सेल ऑर्गेनेल क्या होता है इस बारे में भी हमने बात कर लिया है। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डीपली पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई सा भी सेल हो, या तो वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसको बनाने के लिए तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं और वो है सेल मेम्ब्रेन पहला, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। यानी कि कोई सा भी सेल हो, या वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये तीन चीज़ उसमें होगा ही होगा। क्या क्या होगा? पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एनिमल सेल में कि जो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सबसे बाहरी परत है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग सेल है, लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सेल को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है। इसके बाद न्यूक्लियस, इस इमेज में आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो इमेज नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जा सकता है। ये न्यूक्लियस ही सेल को ऑर्डर देता है कि कब कौन सा काम करना है। इसके बाद तीसरा साइटोप्लाज्म, द पार्ट इन द सेल विच इज़ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब ये जो पिंक पार्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं एनिमल सेल के, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो तीन चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। और हम लोगों को ये भी पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो है वो खुद से हर एक लाइफ प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन वो खुद से कर सकता है, डाइजेशन अगर करना हो तो वो खुद से कर सकता है। तो क्या एक सेल के अंदर लंग्स प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन के लिए करने के लिए? नहीं। सेल के अंदर कुछ एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा जो कि रेस्पिरेशन का काम करेगा। सेल के अंदर दूसरा कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा जो कि डाइजेशन का काम करेगा। सेल के अंदर और तीसरा कोई ऑर्गेनल होगा जो कि और भी जो लाइफ प्रोसेस होना चाहिए सेल को ज़िंदा रहने के लिए, वो सारे काम को करेगा। तो आज हम लोग सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दो चीज़ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। जैसा मैंने पहले बोला, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। यानी कि सेल के सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ द लिविंग मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है ये लिविंग है, यानी जिंदा है। और इट हैज़ पोर्स प्रेजेंट इन इट, मतलब छोटा छोटा छेद उसमें मौजूद होता है ताकि वेरियस सब्सटेंसेस कैन एंटर इनटू द सेल एंड कब गोज आउट ऑफ द सेल। यानी कि पोर्स के हेल्प से बहुत सी चीज़ें सेल के अंदर भी आ सकती हैं और बहुत सी चीज़ें सेल के बाहर भी जा सकती हैं। और इट इज़ सेमी परमिएबल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है? सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन हर एक चीज़ को सेल के अंदर आने भी नहीं देगा और हर एक चीज़ को सेल के बाहर जाने भी नहीं देगा। जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ उसको ही आने देगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल इज़ सेमी परमिएबल। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है लाइपोप्रोटीन का, प्रोटीन का बना हुआ है। कौन से प्रोटीन का? लाइपोप्रोटीन का। तो अभी हम लोग 3-4 चीज़ पढ़े। पहला चीज़ क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। दूसरा, इट इज़ द लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच हैज़ फाइन पोर्स एंड इट इज़ सेमी परमिएबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है कि वो सेल को सराउंडिंग से आइसोलेट करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये एक सेल है?
वो उसके अंदर का जो भी कंटेंट्स है साइटोप्लाज्म अलग ही बह जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स कहीं भी मूव कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, वो सराउंडिंग से उसको आइसोलेट करता है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन जो है एक एनिमल सेल को शेप देता है, रिजिडिटी देता है कि सेल किस शेप का होगा वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। इसके बाद इट रेगुलेट्स एंट्री एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे मैंने समझाया सेमी परमिएबल है, मतलब वो सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के एंट्री या एग्जिट की होने में हेल्प करता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो ये किस में होता है? सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल के आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल वॉल। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग देखे हैं पिछले स्लाइड में जो इमेज है कि एनिमल सेल्स में सिर्फ एक आउटर कवरिंग है, एनिमल सेल्स में सिर्फ एक ही आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 लेयर हैं। तो इसमें जो अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिविंग है और इसमें पोर्स है जो कि सेमी परमिएबल है। लेकिन जो आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स में ये होता है सेल वॉल। ये और ज़्यादा रिजिड होता है क्योंकि एनिमल्स जो है वो मूविंग है, अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हो रहा है या कोई एनिमी आ गया तो वो लोग भाग सकते हैं अपना प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन प्लांट सेल्स को तो वहीं खड़ा रहना है, प्लांट जो होगा उसको वहीं खड़े रहना है, चाहे बर्फ़ गिर रहा हो या कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कोई सा भी कुछ भी हो जाए उसको वहीं खड़े रहना, वो भाग नहीं सकता, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। इसीलिए प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है, उसको कहते हैं सेल वॉल। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। तो यहीं से एक हम लोगों को डिफरेंस पता चल जा रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। पहला है कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये जीवित नहीं है, ये नॉन लिविंग है। इसको नहीं पता कि कौन से सब्सटेंस को डालना चाहिए, कौन से सब्सटेंस को निकालना चाहिए। वो सारे सब्सटेंस को अंदर ले लेगा और सारे सब्सटेंस को बाहर भेज देगा। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग है। इट इज़ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, यानी कि सारे सब्सटेंसेस को वो अलाउ करेगा एंट्री, और किसी भी सब्सटेंस को वो बाहर भी भेज सकता है। और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हम लोग देखे थे सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ था? लाइपोप्रोटीन का। और अब यहाँ पे सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है? सेल्यूलोज का। तो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। इट इज़ नॉन लिविंग, इट इज़ फ्रीली परमिएबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब आएंगे इसके फंक्शन में। तो इट गिव्स स्ट्रेंथ, शेप, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्योंकि प्रोटेक्शन क्यों देगा? क्योंकि अब प्लांट है वो कहीं और भाग नहीं सकता, कितना भी उसके ऊपर डेंजर आ जाए तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए प्लांट सेल्स के ऊपर डबल लेयर होता है, वो होता है सेल वॉल का। और इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। उसको फ्रीली परमिएबल बोल रहे हैं, यानी कि वो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस करवाता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ है न्यूक्लियस को छोड़ के, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ये सारे जो हैं सेल के ऑर्गेनल्स हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इट इज़ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। इट कंटेन्स मेजरली द साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। यहाँ पर इस इमेज में आपको जो ब्लूइश पार्ट दिख रहा है वो जो है साइटोप्लाज्म है। अब अगर साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो इट इज़ द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सेल के दूसरे और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और जिसमें काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सारे सेल ऑर्गेनल्स आपस में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में। तो इट इज़ द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो सब कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और साइटोप्लाज्म एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए अब एक आउटर कवरिंग बना दिए सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है और इसके बीच में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो अगर एक एनिमल सेल मूव करेगा, दौड़ रहा है, मान लीजिए कोई एनिमल दौड़ रहा है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? दौड़ेगा तो सेल ऑर्गेनल्स जो है, अगर उसके बीच में कोई सा भी फ्री स्पेस है, मतलब एयर है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स आपस में मूव करेगा और हो सकता है कि वो दोनों आपस में कोलाइड करें, फ्रिक्शन हो रहा हो। तो ऐसे में क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स टूट जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अपने फंक्शंस को सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी साइटोप्लाज्म का होना ज़रूरी है कि हर एक सेल ऑर्गेनल के बीच में कुछ लिक्विड, सेमी लिक्विड सब्सटेंस है जो कि अगर सेल ऑर्गेनल्स मूव कर रहा है या सेल मूव कर रहा है या कोई एनिमल मूव कर रहा है तो वो फ्रिक्शन को नहीं होने देगा। जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अपने जगह पर फिक्स रहेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी साइटोप्लाज्म एक सेल में इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, इररेगुलर सा कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इररेगुलर है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से और एंड होता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इररेगुलर है, डबल मेम्ब्रेन है, यानी 2 मेम्ब्रेन होगा इसमें, और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्यों अटैच्ड है? इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ये इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को कि वो कोलैप्स नहीं होगा, स्केलेटन की तरह बिहेव कर रहा है बॉडी में। और भी इसका फंक्शन है, तो आइए देखते हैं और क्या फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और लिपिड सिंथेसिस यानी फैट के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब तक हम लोग क्या जाने कि ये इररेगुलर शेप का होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ में अटैच्ड होता है, behaves as the skeleton of the cell, provides structural framework to the cell, it helps in protein synthesis and also helps in lipid और fat synthesis। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है वो पार्ट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और जिस पार्ट पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वाला पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वाला पार्ट लिपिड सिंथेसिस यानी फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सेल ऑर्गेनल पे जो है राइबोसोम्स। सेल के अंदर में आपको रेड डॉट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये जो रेड डॉट्स है इसको राइबोसोम्स बोला जाता है। जो कि राइबोसोम्स 2 टाइप से होते हैं, यानी कि कुछ राइबोसोम्स जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होंगे और कुछ राइबोसोम्स होंगे जो कि सेल के अंदर फ्रीली कहीं भी साइटोप्लाज्म में आपको दिख जाएंगे। तो इस इमेज में भी वैसे ही दिख रहा है, कुछ रेड राइबोसोम्स जो है रेड कलर में हम इसको दिखा रहे हैं वो फ्री है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच नहीं है, और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड है। दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए से बना हुआ है, और इसका सबसे बड़ा काम ये है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब आते हैं हम लोग इसके
राइबोसोम्स जो है वो भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो अभी तो हम लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम लोग इसके बारे में फिर कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में बात करते हैं। गोल्जी बॉडी यहाँ पे ब्लू एरो में इंडिकेट किया गया है, ये गोल्जी बॉडी है। स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, कि एक सैक की तरह दिख रहा है और एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी स्टैक बना करके अगर सैक को रख रहे हैं, मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि एक बोरे के ऊपर बोरा स्टैक करके रखा हुआ है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सेकंड 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, वो है गोल्जी बॉडी। सैक को स्टैक में रखें, एक के ऊपर एक दूसरे, एक 3-4 सैक को अगर रखेंगे तो वो गोल्जी बॉडी वैसा ही दिखेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये इसमें 3 चीज़ होते हैं। एक होता है ट्यूब्यूल्स, यानी जिसको हम सैक की तरह बोल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। और इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका क्या मेजर फंक्शन है? मेजर फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये हार्मोन और एंजाइम के सिंथेसिस में काम करता है। और एक और फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम्स इन स्पर्म। तो एक्रोसोम के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम्स। तो अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें तो उसमें गोल्जी बॉडी कहा जाता है और प्लांट सेल्स में इसी पार्ट को हम लोग डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। इट इज स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इससे ज़्यादा अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर और डीप में जाना है तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में एकदम डीप से बताया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, एंड फंक्शंस आर synthesis of hormones and enzymes, and the second function is synthesis of acrosome in sperms. डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा, डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस तो यूजुअली क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इट गिव्स ऑर्डर टू द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स कि अब हम लोगों को किस चीज़ के सिंथेसिस का ज़रूरत है या बॉडी को किस चीज़ का ज़रूरत है, तो वो सेल ऑर्गेनल्स को बताता है और सेल ऑर्गेनल्स जो है उसको फटाफट काम में लग जाता है कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है, एटीपी का ज़रूरत है, हमें एनर्जी चाहिए। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि चलो फटाफट एनर्जी बनाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना शुरू कर देगा। तो ये ब्रेन ऑफ द सेल्स है। मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस, मतलब ये स्फेरिकल शेप का होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसका फंक्शन है रेगुलेट्स सेल फंक्शन। जैसे मैंने बोला ब्रेन ऑफ द सेल, कि वो बताएगा कि सेल में किस ऑर्गेनल को क्या फंक्शन करना है और कब करना है, कब किस चीज़ का ज़रूरत है, वो सेल ऑर्गेनल्स को बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली सेल फटाफट काम करेगा। और कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये अलग ही एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप चैप्टर है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आते हैं दूसरे सेल। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं जो कि है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये एक मेम्ब्रेनस सैक है बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी से बड ऑफ करके निकला, यानी गोल्जी बॉडी से डिटैच हो गया है। और इसके अंदर बहुत से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका सिर्फ एक ही एक काम है कि जो भी सेल ऑर्गेनल अच्छे से काम नहीं कर रहे, जैसे कि इसके पहले वाले ऑर्गेनल में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है ऑर्डर देता है। मान लो कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को उसने ऑर्डर दिया न्यूक्लियस ने कि जल्दी से एनर्जी की ज़रूरत है, तुम बनाओ एटीपी। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया या तो एज हो गया है, ख़राब हो चुका है, या वो नहीं बना रहा है एटीपी सही से, मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो लाइसोसोम का काम है कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल ख़राब हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको ख़त्म कर देना, उसको मार देना।
तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कोई सा भी सेल ऑर्गेनल अगर सही से काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है, मर गया है, तो उसको डाइजेस्ट करके वहीं पे ख़त्म कर देगा। अगर लाइसोसोम्स ही नहीं होता सेल्स में, तो क्या होता कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़ा हो गया, मर गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो वहीं पड़ा रहता, सड़ता ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता कि सेल्स जो है उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेड ऑर्गेनल्स पड़ा हुआ है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कोई सिस्टम चाहिए। तो वो क्या कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स कर रहा है। इसके बाद दूसरा इसका क्या काम है? डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, यानी कि अगर मान लो गलती से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई जर्म घुस गया, पैरासाइट घुस गया, तो उसको भी लाइसोसोम जो है वो मारेगा, डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। तो ये जो है लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये बहुत ज़रूरी है सेल ऑर्गन एक्सक्यूज मी, सेल्स में लाइसोसोम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप का, बहुत सारे टाइप का, अराउंड 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड डाइजेशन ऑफ ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाता है। अगर कोई सा भी सेल ऑर्गेनल सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको जाके मार देगा कि तुम्हारी अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तुम जाओ। और अगर कोई सा भी लाइसोसोम गलती से फट गया, यानी अब अगर लाइसोसोम को ये समझ में आ रहा है कि हम ये जो पूरा का पूरा सेल है वही ख़राब हो चुका है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर दूसरा गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सब एकदम पुराने हो गया, ये सेल पुराना हो चुका है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो वो अपने आप को फाड़ देगा, यानी उसका जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगा, और वह पूरे पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम है सेल को एनर्जी देना। ये जो है डबल मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन जो है इरेगुलर होता है और पॉइंटेड शेप का बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। इस वाले इमेज में देख सकते हैं, ये जो पेन के पॉइंट की तरह बना हुआ है, इसको बोला जाता है क्रिस्टे। ये किस में होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये है सॉसेज शेप्ड का होता है, और इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके पास खुद का डीएनए होता है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है? एनर्जी बनाना, रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओटीपी निकल रहा है मुझसे आजकल। रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब दूसरा फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मतलब ये ऐसा एंजाइम्स का सिंथेसिस करेगा जो कि रेस्पिरेशन में काम आएगा, यानी कि एटीपी फॉर्मेशन है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। तो हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज पढ़ा है, और ये जो आप पीपीटी में देख पा रहे एक स्लाइड है जो कि सेल ऑर्गेनल और इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल का एक काफ़ी अच्छा डायग्राम है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेल का डायग्राम विद लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि स्पेसिफिकली या तो वो प्लांट सेल में होंगे या तो वो एनिमल सेल्स में होंगे। जैसे कि सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने वैसे सेल ऑर्गेनल्स को रखा था जो कि कॉमन है, यानी कि प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्पेसिफिक होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल वाले ऑर्गेनल्स और एनिमल सेल वाले ऑर्गेनल्स। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।